स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी लैटरल पे। और मैं हूं अमित रंजन मिश्र और चैनल है स्टडी लैटरल। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको बहुपद कहा जाता है। बेसिकली 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे। बेसिकली जो ये मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है ये जो है एनसीईआरटी के बुक, क्योंकि इस तरीके से तो एनसीईआरटी के बुक के सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पहले से पढ़ा रखे हैं, कोई मैं नया नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि 2023 में जो है सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया गया। सिलेबस को चेंज करने का मतलब है कि थोड़ा सा लेसन जो है पहले से कम किए गए हैं। हर लेसन से कुछ एक्सरसाइज को हटा दिए गए हैं। ऐड तो कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ एक्सरसाइज को हटाया गया है, कुछ टॉपिक को हटाया गया है और बुक को थोड़ा सा पतला बनाया गया है, स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा कम प्रेशर पड़े। तो ये अपॉर्चुनिटी है और इसी अपॉर्चुनिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो नए सिलेबस जो आया है उसको आपके सामने मैं रखूँ। तो मैंने अभी इस सीरीज के अंतर्गत लेसन 2, मतलब एनसीईआरटी की बुक में यह लेसन 2 है और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और हिंदी में उसको बहुपद कहा जाता है। तो मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है और आप लोगों का सपोर्ट तो होना ही जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूंगा, एक मिनट के लिए और थोड़ा आपको बता दूं, जो पुराने बुक थे उसके भी सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा और नए बुक के जो टॉपिक है उसको भी सारे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो नए टॉपिक है वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में है, अभी हाई स्कूल में भी उन्होंने गए हैं, क्लास 9th में है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन मैं पुराने टॉपिक को भी कवर करूंगा क्योंकि उसका फ़ायदा जो अदर स्टूडेंट को भी होगा। जो जनरल कंपटीशन के प्रिपरेशन में स्टूडेंट जो लगे हुए हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी मतलब कि ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मैं पुराने बुक और नए बुक दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। जो नए बुक में होंगे मैं आपको बता दूंगा कि ये नए बुक का है, ये पुराने वाले बुक से हटा दिया गया है। लेकिन जो आपके बड़े भैया हैं जो कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मेरा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट। कुछ डेफिनेशंस को पहले पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल्स को बाद में पहले पढ़ेंगे, पहले उसके बाद डेफिनेशन। तो कांस्टेंट तो क्या है? कांस्टेंट, दिस इज अ टर्म कांस्टेंट, यह टर्म कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल में हो गया आपको 2, 3, A, B, C etc एक्सेट्रा। मतलब कि नाम में ही इसका है, इसका नाम ही है कांस्टेंट। दैट मीन्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स फिक्स्ड है। जो एक पोजीशन पे फिक्स हो गया है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब कि जिसको फिर अब आगे पीछे दाएं बाएं नहीं किया जा सकता है, एक बार जहां रख दी वहां पे फिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या है कि ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसा एक सिंबल जिसका क्या है वैल्यू फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल आप देख ही रहे हैं 2, 3 ABC। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि ABC तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अलजेब्रा के अंदर ABC को भी कांस्टेंट लिया जाता है। 2 क्या है? तो 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा। इसको तो ऐसा नहीं कर सकते कि 2 है तो इसको 3 लिख दे, 2 = 3 या 3 = 2, ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता। इसलिए फिक्स्ड वैल्यूज है, इसलिए दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। उसी तरीके से अलजेब्रा के अंतर्गत ABC इन सारे वैल्यूज को भी कांस्टेंट के टर्म में ही यूज किया जाता है। आगे जाकर के आपको ये क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो आपको पता भी चलेगा। तो ये टर्म हुआ कांस्टेंट। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड हम लोगों का टर्म है वेरिएबल। कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स है उसको तो मैंने कांस्टेंट कह दिया, लेकिन जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कि जो वेरी करता है, जो कि बदलता है, जिसका मन एक जगह नहीं लगता है। देखते हैं
आपके हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, या खासकर छोटे बच्चों की जनरल टेंडेंसी होती है कि एक जगह वो बैठ नहीं सकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर करते रहते हैं। क्या मतलब कि वो एक जगह फिक्स रही हैं, वो वेरी करते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या है वेरिएबल का डेफिनेशन कि ए सिंबल हैविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। वैसा सिंबल जिसके क्या है, जिसके वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे वैल्यू हो सकती है। कांस्टेंट दैट मीन जिसका वैल्यू फिक्स होगा तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, लेकिन जिसका वैल्यू बदलेगा दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिस याद रखेंगे वेरिएबल। तो ऐसा सिंबल जिसके बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। एग्जाम्पल में क्या है, x, y, z, u, v, etc। ये सारे एग्जाम्पल होगा। मैं थोड़ा साइड होकर के आपको समझाता हूं। अब देखिए x है, तो किसी जब क्वेश्चन आप बनाएंगे या आपने अभी तक बनाया होगा तो देखा होगा कि किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 7 आ जा रहा है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 11 आ जा रहा है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 121 आ जा रहा है। मतलब कि x का वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। उसी तरीके की कहानी y के साथ भी है, उसी तरीके की कहानी z के साथ भी है, u के और v के साथ यही कहानी लगी हुई है। मतलब कि ये जो टर्म है इनके क्या वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, वेरिएबल। मतलब इनके वैल्यू चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक, तो आपने कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया। अब आइए कुछ आगे समझते हैं। अब देखिए, अब 2 तो एक कांस्टेंट हो गया और x क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और x को मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक टर्म आ रहा है 2x। बहुत सारे बच्चों को यह समझ में आ गया होगा कि 2 और x को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। बहुत सारे बच्चों को ना भी समझ में आ रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ में आए या ना समझ में आए कोई टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे हमको ये नहीं समझाना है कि भाई 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x कैसे हो जाएगा, ये नहीं समझना है। मुझे समझना क्या है वो मैं समझाना चाहता हूं। तो 2 क्या है, एक कांस्टेंट हो गया, और x क्या है, एक वेरिएबल हो गया। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x। अब भाई इसको क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, सवाल पैदा लेती है। तो इसके लिए एक नए टर्म बनाए गए, अलजेब्रिक टर्म। बोलना है आपको कौन सा टर्म, अलजेब्रिक टर्म। तो आइए अब अलजेब्रिक टर्म की डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। पूरी बातें मतलब कि एक 9th क्लास में पॉलिनोमियल के अंदर जितनी भी बातें पढ़नी है मैं वो सारी बातें आपको दूंगा, लेकिन अंत में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको क्या पढ़ना है। मतलब कि जो 9th क्लास में स्टूडेंट जो है उनको क्या पढ़ना है, और जो आपके बड़े वाले भैया आप प्रिपरेशन में है, जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में है, तो उनको क्या पढ़ना है। पढ़ाऊंगा मैं सब, लेकिन अंत में मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, अंत में छाटूंगा कि किसको क्या चाहिए। समझ रहे कि नहीं, एज ए टीचर मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको फिर बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना है। समझ रहे, तो टेंशन नहीं लेंगे, सारी बातें पहले लिखने दीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए कौन से टर्म में आ गए हैं, अलजेब्रिक टर्म, जिसको मैंने अभी अभी देखा उसके डिफिनीशन पे आ चुके हैं। अलजेब्रिक टर्म तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल ऑब्लिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म। क्या है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल या बहुत सारे वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक टर्म कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज अलजेब्रिक टर्म, तो आप क्या बोलिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल ऑब्लिक वेरिएबल्स। वेरिएबल के केस में ये बदल जाएगा, वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ये जो एग्जांपल है
हो सके कि आपको रेड वाला मार्कर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आपको समझना है ये जो है 4x² वाई, जिसको मैंने अभी भी सर्कल किया, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है, एक x है और दूसरा क्या है? y है। तो वेरिएबल के केस में मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट तो एक ही रहेगा, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट 2 भी लेते हैं, मान लेते हैं कि पहला कांस्टेंट मैंने 4 लिया और दूसरा कांस्टेंट 2 लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कांस्टेंट कितना भी लीजिए, अंत में जाकर के वह एक सिंगल कांस्टेंट में ही बदल जाएगा, लेकिन वेरिएबल जो है वो मोर देन 1 हो सकती है। तो क्या है, वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको लिख दिया यहां पे, देखिए कांस्टेंट जो है वो -3 है। -3 किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का। और x जो है वो किसका काम कर रहा है? वेरिएबल का। -3 और x को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -3x। ये एक अलजेब्रिक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। उसी तरीके से 2y, कौन सा y? 2y। यहां पे देखिए 2 क्या है? कांस्टेंट है और y क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है और ये दोनों का प्रोडक्ट भी है, इसलिए ये क्या हो गया? अलजेब्रिक टर्म हो गया। अब देखिए आपकी दिमाग खटकेगी कि भाई ये तो सिर्फ 7 ही है, इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं। लेकिन जब ज्यादा दिमाग लगाइएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें वेरिएबल है लेकिन छुपा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। यहां पे देखिए, आपने यह पढ़ रखा है, यहां पे आपको दिखाई देगा भी नहीं कि नहीं देगा, दिखाई देगा। यहां पे आ जाइए, यहां पे इस कॉर्नर पे समझा देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा, अभी बोर्ड छोटा है। आपने पढ़ रखा है कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। x का पावर 0, वैल्यू कितना? 1। तो आप देखो, आप 7 को 7 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 7 को 7 मल्टीप्लाई 1, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही हो जाएगा। तो 7 का 7 और मल्टीप्लाई 1 के जगह पे आप x⁻0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बच्चा कहेगा आराम से लिख सकते हैं सर। अब देखिए 7 क्या हो गया? कांस्टेंट, और x⁻0 क्या हो गया? वेरिएबल। तो एक कांस्टेंट भी छुपा हुआ है और एक वेरिएबल भी छुपा हुआ है और ये दोनों का प्रोडक्ट भी है, तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक टर्म हो गया। उसी तरीके से चौथा पॉइंट क्या है? 4x²y। 4 क्या है? एक कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, और y क्या है? वेरिएबल है। जो पहले के 3 एग्जाम्पल थे उसमें वेरिएबल एक ही थे, लेकिन अब की बार वेरिएबल कितने आ गए? 2 आ गए। मतलब कि मोर देन 1 वेरिएबल वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुआ। तो 4 कांस्टेंट, x वेरिएबल और y भी वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या हो गया? ये प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में बोले तो गुना। तो 4x और y, 4 कांस्टेंट, x वेरिएबल, y भी वेरिएबल, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक टर्म हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे कि नहीं? तो ये आपको नहीं लिखना है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए ही है। तो इतनी बातें आप नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चौथा पॉइंट हम लोगों का क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 बातें मैंने पढ़ ली, कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक टर्म। ये 3 बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब चौथा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। वो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे वो कंफ्यूजन होगा। तो एज
एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक टर्म। मैं बगल में होकर के आपको समझाता हूं। देखिए, मैथ के अंदर 4 ऑपरेशन है। ऑपरेशन कहने का मतलब आपको ये नहीं समझने ला है कि बस डॉक्टर जो ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन करने का मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ही ऑपरेशन है, समझ कि नहीं। और इसी में हम लोग क्या है, पूरी जिंदगी अगर मैथ पढ़े तो पूरी जिंदगी हम लोग तबाह रहते हैं। बस यही 4 ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन इसी 4 ऑपरेशन में हम लोग पूरी जिंदगी तबाह रहते हैं। तो वही क्या है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म का मैंने अभी भी डिफिनेशन लिखवाया। अलजेब्रिक टर्म में क्या है, एक बार रिकॉल करते हैं तो कांस्टेंट और वेरिएबल या वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है। क्या, वेरिएबल और वेरिएबल्स दोनों हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल या वेरिएबल्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या क्या होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक टर्म। कि ये इज कॉल्ड, सॉरी अलजेब्रिक टर्म नहीं, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसके लिए मैं आपसे सॉरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, ये 4 क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल। तो ये टर्म बना जो 4x³, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक टर्म हुआ। उसी तरीके से 3x² भी एक अलजेब्रिक टर्म हुआ, 2x भी एक अलजेब्रिक टर्म हुआ, और 4 जो कि आपको ये कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म ही है। कैसे, 4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1, और 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहने देते हैं, और 1 के जगह पे x⁻0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये भी एक अलजेब्रिक टर्म ही है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला अलजेब्रिक टर्म है। तो जितने भी सर्कल किए हुए सारे के सारे अलजेब्रिक टर्म है। और ये देख रहे हैं, एक फंडामेंटल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन से अटैच है कि नहीं है, माइनस प्लस प्लस इस तरीके से। तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक टर्म है, और इन सबको बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल साइन भी आया है, इसलिए क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी तो है। समझे कि नहीं बातों को, ना भी समझे तो कोई बात नहीं है, वीडियो को फिर से रिपीट करके देखने की कोशिश करना है, बातें समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेने का। अब हम लोग आ गए हैं वैसे टर्म को डिफाइन करने जिसके नाम से यह चैप्टर स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम भी है पॉलिनोमियल्स, सिर्फ एस लगा हुआ है, और इस डेफिनेशन में एस नहीं लगा हुआ है। तब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये मेरा टर्म है पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बुक में है और एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। पॉलिनोमियल क्या है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान में रखना है। माइक मैंने लगा लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इधर उधर का नॉइज आ ही जाता है, क्योंकि माइक उतना भी स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, विद पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। इस टर्म को आपको बड़े ही गौर के साथ ध्यान देना है कि कौन से पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कि क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि जिसमें एक सिंगल वेरिएबल भी हो और एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो, ये कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन वेरिएबल का पावर कैसा होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। वेरिएबल का क्या होनी चाहिए, पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व की तरफ आऊंगा तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कि आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि पॉलिनोमियल में क्या होनी चाहिए, तो जो भी वेरिएबल है या जितने भी वेरिएबल है सारे वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर का डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा। इंटीजर क्या है, तो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का कलेक्शन है। मतलब कि निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन सबों का क्या है, कलेक्शन है। लेकिन आपको जब भी पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है तो निगेटिव इंटीजर को तो भूल ही जाना है, निगेटिव इंटीजर को कर दो क्रॉस, सिर्फ आपको क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। समझ रहे कि नहीं? तो वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद मैंने लिख दिया है कि जेनरली ए पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स इज डिनोटेड बाय पी एक्स। पी मतलब कि पॉलिनोमियल, और कैसा पॉलिनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। एग्जाम्पल में जैसे कि लिख दी पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 कॉमा पी वाई। यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे पी वाई, मतलब कि अब की बार पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या हो जाएगा, वाई। तो पी वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 etc। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले वाले टर्म में, इस टर्म में मैं लेता हूँ समझने के लिए, पहला टर्म है तो इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स। अभी तक समझ गए होंगे। और x का पावर कितना है, तो x का पावर है 3। ये पॉजिटिव है कि नहीं है, तो है। इंटीजर है कि नहीं है, तो है। अब आइए नेक्स्ट। अब सेकंड वाला टर्म क्या है, 5x स्क्वायर। इसमें वेरिएबल कौन है, x। x का पावर कितना है, 2। पॉजिटिव है नहीं है, तो पॉजिटिव है। इंटीजर है या नहीं, तो इंटीजर है। तो और 7 में तो है ही नहीं, इस तरीके से छुपा हुआ है, लेकिन उसको ज़्यादा मतलब कि खंगालने की जरूरत नहीं है। सांप या सांप है, जो 7 जो है सांप है, इस फॉर 7 और इस फॉर सांप। तो ये सांप है, सोया हुआ है, इसको सोए ही रहने दीजिए। अगर जगाइएगा तो फन फैलाएगा और काट लेगा, इसलिए नो टेंशन। तो इसमें भी जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें भी जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है। इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनेगा, ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरीके से अब सेकेंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं तो पहला टर्म लेते हैं 3y स्क्वायर। इसमें वेरिएबल क्या है, y, और y का पावर कितना है, 2। पॉजिटिव है या नहीं, तो आप कहोगे है। इंटीजर है या नहीं, तो आप कहोगे है। तो इसलिए ये तो एक टर्म जो है डिफाइन हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट टर्म 7y। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, y है। इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो पावर 1 है। और एक जो है पॉजिटिव है या नहीं है, इंटीजर है या है नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइज करता है। इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसको भी आप नोट डाउन करो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। थोड़ा सा शर्ट चेंज करके आ गया हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में हम लोग 2 टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट में है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। थोड़ा सा साइड होकर के बताता हूं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और सेकंड जो हम लोगों का होगा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल। मतलब कि एक जब वेरिएबल हो तो उसमें डिग्री क्या होगा, और मोर देन 1 हो मतलब एक से ज़्यादा हो तब उसका डिग्री क्या होगा। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि इन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही डिग्री होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही डिग्री होगा तब क्या होगा, जो एक ही वेरिएबल होगा, तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा दैट विल बी कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं एग्जाम्पल ला करके थोड़ा ज़्यादा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए क्या है कि 2x प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1।
ये जो पॉलिनोमियल है 2x+3, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, 2x+3। एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि डिग्री जब भी डिसाइड की जाएगी या जब भी पूछेगा कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो आपको जो है वेरिएबल के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो ये जो मैंने सर्कल किया, इसमें जो वेरिएबल होगा वह वेरिएबल क्या होगा? x। और x का पावर कितना है? कुछ भी नहीं है, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x का हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। इसलिए इस दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 1। उसी तरीके से आ जाइए इस सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में, 4y² - 3/2y + 5। ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें मैं पूछूं कि बताइए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो जैसे ही आपको डिग्री के बारे में पूछा गया, आप क्या सोचेंगे कि भाई इसका वेरिएबल क्या है? किसके बारे में सोचना है? वेरिएबल के बारे में। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होगा? तो y होगा। तो y कितने जगह है? तो y 1 और 1 2 जगह y प्रेजेंट है। तो पहले जगह y का पावर कितना है? 2, और दूसरे जगह y का पावर कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। इसलिए इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री आपसे पूछे तो आप कितना जवाब दीजिएगा? 2 बूंद जिंदगी के लिए। आप भूल गए होंगे क्योंकि आपका जो बचपन चालू हुआ तो उस समय पोलियो खत्म हो चुका था। अब आ जाइए थर्ड क्या है? 3 × x⁴ - 5x² + 1। ये एक गिवन पॉलिनोमियल है। मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो आपको किसके बारे में सोचना है? वेरिएबल की कांस्टेंट? जल्दी बताइए। तो आपको सोचना है वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में? मेरे साथ बोलिए एक बार, वेरिएबल के बारे में। अब इसमें वेरिएबल क्या होगा भाई? तो इसमें वेरिएबल होगा x। और x का मैक्सिमम पावर कितना है? तो x का मैक्सिमम पावर 4 है। इसलिए इस दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 4। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने सर्कल कर दे रखा था तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, वह सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मिटा दिया है। अब यह एक फ्रेश कंटेंट आपके सामने है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन आपने थोड़ी देर पहले लिखा। अब आपके सामने क्या है? उसके कुछ एग्जाम्पल है, तो इसको फटाफट लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, तो फर्स्ट डेफिनेशन में हम लोगों ने डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिख लिया था। अब की बार क्या है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। क्या है यहां पे देखिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स क्या है? तो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन 1 वेरिएबल्स। अभी तक तो हमने सिर्फ 1 वेरिएबल में डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सीखा था, लेकिन अगर अब की बार मोर देन 1 डिग्री हो तो क्या करेंगे? तो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन 1 वेरिएबल्स द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन अप। अब जितने भी टर्म होंगे, क्योंकि कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा टर्म होंगे, तो जितने भी टर्म होंगे उन सारे वेरिएबल के पावर को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। टेकन अप का मतलब हुआ वही ऐड करना। एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो हाईएस्ट सम होगा, इससे पहले वाला डेफिनेशन में भी हाईएस्ट वर्ड का यूज हुआ था, इसमें भी हाईएस्ट वर्ड का यूज होगा। एंड
द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो हाईएस्ट सम होगा मतलब कि जिसका सम जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, किसकी, गिवन पॉलिनोमियल की। तो इस बात को आप नोट डाउन कीजिए, समझ में आए तो भी और ना समझ में आए तो भी नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल मैं लूँगा तो वहाँ पे बातें समझ में आ जाएगी, तो इसको लिखिए आप। अब आइए समझते हैं। तो क्या है ये जो हम लोगों का एग्जाम्पल है, इसमें कितने वेरिएबल है, तो इसमें मोर देन वन वेरिएबल है। कैसे, यहाँ पे देखिए कि एक x है, यहाँ पे x तो है लेकिन y भी है, इसलिए ये मोर देन वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आप डेफिनेशन को भी गौर से देखिए। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि इन केस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, क्या है कि मतलब कि एक से ज्यादा अगर वेरिएबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, वी सम अप द पावर्स ऑफ ईच टर्म एंड द हाइएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या करते हैं हम लोग कि जितने भी टर्म बनेंगे, जैसे कि इसमें देखिए इसमें कितने टर्म बने इस पॉलिनोमियल, तो ये पहला टर्म ये हो गया आपको, दूसरा टर्म ये हो गया आपको क्या, तीसरा टर्म ये हो गया, चौथा टर्म और ये हो गया पांचवा टर्म। तो इस टर्म में मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर कितना है, 3, तो यहाँ पे पावर डिग्री नहीं कहते, पावर 3। यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, तो पहले वाले वेरिएबल का पावर 2 और दूसरे वाले वेरिएबल का पावर 2, तो 2 और 2 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। तीसरे वाले में आ जाइए, तीसरे वाले में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है लेकिन समझ लेना है कि 4 है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, तो x का पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, y का पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो क्या करेंगे, तो इस टोटल टर्म मतलब कि 3xy का अगर मैं पावर पूछूं तो क्या होगा, 1 और 1 मतलब कि 2। यहाँ पे तो एक ही टर्म है y और y का पावर कुछ नहीं है तो 1, और ये इसका पावर आगे जाकर के आपको देखने को मिलेगी कि कांस्टेंट टर्म का पावर कितना होता है, 0 होता है। ये आगे समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 4 है। तो इसलिए इस टोटल पॉलिनोमियल का, जिसको मैं अभी घेर रहा हूँ, इस टोटल पॉलिनोमियल का अगर आपसे डिग्री पूछे तो कितना होगा, 4। लिखा भी गया है 4। समझ रहे हैं कि नहीं। अब उसी तरीके से अब आ जाइए इस सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में, कि इस सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे तो कितने टर्म बने, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। अब पहले वाले टर्म का मैं अगर आपसे पावर पूछूं तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल का जो पावर होगा उसका सम होगा। तो पहला वाला वेरिएबल x है, x का पावर 2, और दूसरा वाला वेरिएबल y है, y का पावर 3। तो 2 और 3 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे देखिए इस सेकेंड वाले टर्म में 2 वेरिएबल है x और y, पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और y का पावर 2 तो 2 ही दे ही रखा है, तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का पावर 0 होता है, आगे सीखेंगे। और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, और x का पावर कितना है, 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 0 और यहाँ पे पावर 4। तो सबसे बड़ा हु इज द ग्रेटेस्ट, तो सबसे बड़ा 5 है, इसलिए इस सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 5। तो इस तरीके से
आशा है कि आप समझ गए होइएगा। ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखने की कोशिश कीजिए, बातें ज़रूर समझ में आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार में कोई बातें समझ में नहीं आती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि अभी समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा होनी चाहिए, और प्लस में कमेंट भी, समझ रहे कि नहीं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।